हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर और साथ में एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ वैक्सीन में बी रेडी इन अ फ्यू वीक्स। जो कोविड-19 है उसकी जो वैक्सीन है उसके बारे में पीएम मोदी ने जो है पर्टिकुलरली जो ऑल पार्टी मीट हुई कोविड-19 की वैक्सीन को लेके, जैसे ही साइंटिस्ट का जो पर्टिकुलर जो परमिशन है उसको मिलने के बाद जो वैक्सीन है वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कहना है। देन नेक्स्ट है जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसमें कि 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स जो हैं आउटसाइड द आरबीआई होते हैं और 3 मेंबर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली रिज़र्व बैंक के गवर्नर और 2 रिज़र्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। उन्होंने पर्टिकुलर ये बोला कि जो फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी का ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 7.5% होने वाला है और जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर है उसमें ग्रोथ जो है वो रिवाइव होने वाली है, जो कि बहुत ही मार्जिनली रिवाइव होने वाली है 0.1% एंड 0.3%। अब यहाँ पे जो रिज़र्व बैंक है उन्होंने अपना जो पॉलिसी रेट है, इट मीन्स दैट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, मतलब जो रेपो रेट है उसको 4% पे रखा है। उसके बाद उन्होंने एक एकोमोडेटिव स्टैंस लिया है। एकोमोडेटिव स्टैंस मीन्स जो पॉलिसी रेट है उसको धीरे धीरे कम कर दिया जाता है, रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, जिससे कि लोन का जो रेट है वो कम हो जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी है वो बोरो करे, जो बिजनेस हाउसेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो इकोनॉमी में जो स्पेंडिंग है वो बढ़ेगी, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में जो जॉब्स की ग्रोथ है वो पर्टिकुलरली इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि accommodative policy stance. So there are four type of policy stance. On the basis of notes we are seeing all the four types of policy stance. सबसे पहला होता है डॉबिस, देन हॉकिस, accommodative एंड न्यूट्रल। तो जो डॉबिस है जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, लाइक अ डॉग जो कि नीचे की तरफ जाता है। एंड सेकेंड वन इज़ हॉकिस, जिसमें कि जस्ट लाइक अ हॉक, एक बाज की तरह ऊपर की तरफ जब पॉलिसी रेट जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी। सबसे पहला जो है वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेंसेस। जब हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेंस होता है तो रिज़र्व बैंक जो है बढ़े हुए जो इन्फ्लेशन है उसको कम करने की बात करता है। उस केस में जो पॉलिसी रेट है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिए जाते हैं। तो जब पॉलिसी रेट बढ़ जाएंगे तो लोगों के पास जो मनी है स्पेंड करने के लिए वो कम से कम रहेगा, और जब मनी उनके पास कम से कम रहेगा बिकॉज लोन बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन से फाइट की जा सकती है। और दूसरा जो पॉलिसी स्टैंस है दैट इज़ डॉबिस पॉलिसी स्टैंड। तो उसमें क्या करेंगे, जो पॉलिसी रेट है उसको कम कर देंगे, जिससे कि जो डिफ्लेशन है इकोनॉमी में उससे फाइट की जा सके। लोगों के पास जब मनी है वो ज़्यादा आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेंगे डिमांड आएगी तो फिर जो डिफ्लेशन है वो अपने आप चला जाएगा, जो चीज़ों के जो रेट हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस। इसमें जो सेंट्रल बैंक है वो ओवरऑल इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको बढ़ाना चाहता है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो नीचे है उसको वापस से रिवाइव करना चाहता है। तो मनी सप्लाई को पर्टिकुलरली बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक जो है वो एकोमोडेटिव स्टैंस लेके चलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वन, न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस। न्यूट्रल में पर्टिकुलरली जो रिज़र्व बैंक है वो ना तो पॉलिसी रेट बढ़ाता है ना पर्टिकुलरली कम करता है। इस केस में की रेट जो है रिज़र्व बैंक के वो सेम रहते हैं। अब दूसरा एक डाउट रहता है कि रेपो रेट और जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए मनी लैंड करती है बैंक्स को, और रिवर्स रेपो रेट है जब आरबीआई जो है मनी बोरो करती है बैंक से। पर्टिकुलरली वो बोरो नहीं करती, अगर आरबीआई चाहती है कि मार्केट में एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है तो वो मनी सप्लाई को कम करने के लिए बैंक से मनी को जो है वो बोरो कर लेती है। अब जो रेपो रेट है वो रिवर्स रेपो रेट से हायर होती है, मींस जिस रेट पे बैंक मनी आरबीआई से लेते हैं उनको ज़्यादा पैसे देने होते हैं और आरबीआई उनको कम इंटरेस्ट पे करता है, रिवर्स रेपो रेट। अब यहाँ पे रेपो रेट का यूज़ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में किया जाता है, और दूसरा
रिवर्स रेपो रेट का यूज़ कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए किया जाता है। अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है तो वो आरबीआई को पर्टिकुलरली दे सकता है। नेक्स्ट अब आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है इंटरफेथ मैरिज। एक पर्टिकुलरली जो यूपी में अभी पर्टिकुलर जो ऑर्डिनेंस के बेसिस पे एक लॉ बनाया है अनलॉफुल कन्वर्जन प्रिवेंशन एक्ट, उसके बेसिस पे एक मैरिड जो कपल है जिसकी मैरिज होने वाली थी 2 दिसंबर को, उनको जो है वो नोटिस दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया है कि एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट वो जो डीएम है वहाँ के, उस डीएम की परमिशन लेने के बाद वो जो है वो मैरिज परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है वो इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं बिकॉज़ इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक एडिटोरियल भी जो है वो पब्लिश हुआ है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉल्स फॉर इंटेंसिफाइंग एफर्ट टू कब पॉल्यूशन। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका कहना है कि अगर जो स्टबल बर्निंग है उसके केसेस अगर कम होते जा रहे हैं तो उसके बाद भी दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो वेरी पुअर कैटेगरी में आखिर क्यों आ रहा है। इसका मतलब है कि सिटी में जो पर्टिकुलरली पॉल्यूशन सोर्सेज हैं, लोकल पॉल्यूशन सोर्सेज हैं, उसको आखिर कैसे कर्ब किया जाए, इसके ऊपर बात जो है वो की जा रही है। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपने लिए जो है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके पहले ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें डिफरेंट कलर कोडिंग होती है। 0 से 50 तक जो है वो गुड कैटेगरी में शो किया जाता है। ऐसे जो पर्टिकुलरली जो हिल स्टेशंस होते हैं उनकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गुड कैटेगरी में आता है। देन अभी पर्टिकुलरली जो दिल्ली का है वो वेरी पुअर कैटेगरी में आ रहा है। देन यहाँ पे देख लेते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको सारी की सारी जो न्यूज़ रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारा आप एक ही प्लेस पे एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात की जा रही है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको किसी एक्ट के बेसिस पे फॉर्म किया जाता है। कभी कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेसिस पे बनाया जाता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग फॉर्म किया जाता है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, जीएसटी काउंसिल हो गई। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। बट यहाँ पे जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है कि इसको जो है पार्लियामेंट के कोई एक्ट के बेसिस पे बनाया गया है। तो इसको सितंबर 1974 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। और इसके जो पावर्स हैं और फंक्शंस हैं वो इसको एयर एक्ट 1981 से मिलते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 उसके प्रोविजंस के ऊपर ये वर्क करता है कि आखिर कहाँ पे कर्ब करना है। और स्टेट्स के साथ जो है वो पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ कि पर्टिकुलरली किस फील्ड में क्या कैसे प्रिवेंट करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है और एयर पॉल्यूशन को कंट्री में कैसे कंट्रोल करना है, इस बारे में यहाँ पे बात होती है। नेक्स्ट जो है मेजॉरिटी ऑफ आईसीसी मेंबर्स शुड नॉट बी फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट। यहाँ पे हाई कोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने एक पर्टिकुलर जो केस है जिसमें कि सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर जो वर्कर है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जिसका जो सेक्सुअल हरेसमेंट का उन्होंने जो है वो केस फाइल किया था, कंप्लेंट की थी। तो उसके बेसिस पे जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसके जो मेंबर्स होते हैं अगर वो पर्टिकुलरली एक ही डिपार्टमेंट से आ जाते हैं तो फिर वो एक तरह से जो है वो पार्शलिटी कर सकते हैं या वो अनबियास्ड हो सकते हैं, ऐसा हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। तो हाई कोर्ट का कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कमेटी बनेगी इंटरनल
कंप्लेंट्स कमेटी उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से होने चाहिए, अकेला एक डिपार्टमेंट से वो मेंबर्स नहीं होने चाहिए। और जो भी उनका काम है वो सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट, वर्क प्लेस जो प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन रिड्रेशल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सारा जो काम है वो होना चाहिए। तो एक बार उसके जो प्रोविज़न्स हैं एक्ट के वो देख लेते हैं, और जो JS वर्मा कमेटी है ऑन सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट उनका क्या कहना है। जो JS वर्मा कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जो निर्भया इंसिडेंट हुआ था दिसंबर 2012 में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो रिकमेंडेशन कुछ दी थी जिससे कि क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है उसको कर्ब किया जा सके। तो उन्होंने बताया था कि एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल सेटअप करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, बिकॉज जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं। बिकॉज जो पर्टिकुलर जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हैं उसमें वही मेंबर जो हैं वो होंगे जो ऑलरेडी उसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं जिस डिपार्टमेंट में वो केस आया, तो वो एक तरह से अनबियास्ड नहीं हो सकते। दूसरा, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स, जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको बहुत जल्दी ही त्वरित तरीके से उनका जो है डिस्पोजल करना, और ट्राइब्यूनल को जो है वो एक सिविल कोर्ट की तरह जो है फंक्शन ना करवाना, बल्कि उसके खुद के प्रोसीजर जो है इस्टेब्लिश करना जिससे जल्दी से जल्दी जो है वो केस जो है आगे बढ़ सके। अब यहाँ पे जो है बात की जा रही है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस एक्ट 2013। जो एक्ट है वो डिफ़ाइन करता है सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड क्रिएट्स अ मैकेनिज़्म फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स। अब अगर कोई फॉल्स या मैलिसियस चार्जेस भी लगाता है तो उसके ऊपर भी जो है वो केस किया जा सकता है। अब यहाँ पे हर एक एम्प्लॉयर को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हर एक ऑफिस में, ब्रांच में, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं। आप ये पूरा यहाँ से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है कोई भी, देख लेते हैं आगे। सबसे पहले आज के जो एडिटोरियल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से एडिटोरियल डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो ये एडिटोरियल है वो बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 फार्म लॉज एनेक्ट किए हैं उसके ऊपर जो फार्मर्स का एप्रीहेंसन है उस पर बात की गई है, और 3 फार्म लॉज में जो कमियां हैं जो फार्मर्स ने अभी फार्मर्स का जो टॉक चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसके ऊपर इस आर्टिकल में बात की गई है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो बात करता है कि आखिर क्यों जो फार्मर्स हैं वो इतना ज़्यादा एप्रीहेंसिव हैं और क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ज़रूरत पड़ी कि वो ये 3 फार्म लॉज इतना स्पीडी तरीके से लेके आएँ। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है पर्टिकुलरली जो अनलॉफुल कन्वर्जन प्रिवेंशन एक्ट जो यूपी गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डिनेंस के बेसिस पे लेके आया है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है कि ये जो एक्ट है वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न्स हैं उसको वायलेट करता है, साथ में कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस की जो वर्डिक्ट है उसके भी अगेंस्ट है। तो सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है ट्रस्ट डेफिसिट, इसमें बात की गई है कि जो किसान मोर्चा है जिसमें कि 500 से ज़्यादा जो फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने ये बात की है कि वो जब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि जो 3 फार्म लॉज है गवर्नमेंट उनको रिपील नहीं कर देती है। उनका मानना है कि गवर्नमेंट ने पहले पर्टिकुलरली जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की, और उनका कहना है कि वो भारत बंद करने वाले हैं 8 दिसंबर को। तो उन्होंने नेशनल कैपिटल के आसपास जो है वो घेराबंदी कर ली है जिससे कि पर्टिकुलरली वहाँ पे राशन की जो सप्लाई है, जो वेजिटेबल्स की सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है वो पर्टिकुलरली नहीं हो पा रही है। तो उनका क्लेम है कि ये जो एग्रीकल्चरल लॉज हैं उनको ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनाना चाहिए, और गवर्नमेंट ने जो पर्टिकुलरली मार्केट फोर्सेस को इसमें आगे आने के लिए किया है, तो उनका फियर है कि आने वाले टाइम में उनको कॉरपोरेट के भरोसे रहना होगा अगर उनको जो अपनी फसल है उसकी बिक्री करनी है। और दूसरा, अगर जो
मार्केट फोर्सेस अगर आ जाते हैं तो आने वाले टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकता है। और दूसरी तरफ जो उनकी जो लैंड है वो जा सकती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से। और गवर्नमेंट को जो है वो स्टेट रन जो मंडी सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए और इक्वल फुटिंग विद प्राइवेट वायर्स थ्रू इक्वलाइजिंग टैक्सेस। अब प्राइवेट वायर्स के ऊपर भी गवर्नमेंट को जो है पर्टिकुलरली टैक्स लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, इस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को रिड्रेस करने के लिए जो कमेटी है वो जो भी रिड्रेसल किया जाना चाहिए वो सिविल कोर्ट में करना चाहिए, ना कि जो सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट है उसके कोर्ट में जो डिसीज़न है वो होना चाहिए। दूसरा, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो पर्टिकुलरली अब आगे आएंगे उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। और इसमें जो एक्ट है उसमें कोई भी लीगल गारंटी जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, फार्मर्स को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है एक क्रॉप के लिए, ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 23 क्रॉप्स पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो डिसाइड करती है, तो उसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है। ये एक तरह से जो है वो पॉपुलिस्ट मेज़र की तरह गवर्नमेंट करती है। जब कोई इलेक्शन आ रहा होता है तो उस केस में जो एमएसपी है उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, मतलब उसके लिए कोई एक्ट के बेसिस पे या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेकिंग उसके पीछे नहीं है। दूसरा बात है, गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इम्प्लीमेंट किया है तो उसके बेसिस पे जो किसानों को अभी पावर सब्सिडी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकती है, ऐसा फार्मर्स का एप्रीहेंसन है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिक्लेयर किया था ऐसी पॉलिसी जो है फॉर्म करेंगे जिसमें कि फार्मर्स को जो भी वो एग्रीकल्चरल इनपुट लगा रहे हैं उस इनपुट से 50% जो है वो एक्स्ट्रा उनको जो है वो कॉस्ट मिलना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो है वो पर्टिकुलरली जो डिस्कशन के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया और एग्रीकल्चर को जो है वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए और फार्मर्स के लिए जो है वो एक आय का जरिया होना चाहिए। ये बात इस आर्टिकल में जो है वो की जा रही है। नेक्स्ट, ये जो आर्टिकल है वो बात करता है कि जो एग्रीकल्चरल डिसकंटेंट हैं, जो फार्मर्स जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल ये जो लॉज हैं इनका विरोध कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो की गई है कि मोदी गवर्नमेंट का ये विज़न है कि 2022 तक जो फार्मर्स है उनकी इनकम को डबल किया जाए। साथ में जो ऐसे डिफरेंट लीडर्स हैं उन्होंने भी इस बात के ऊपर जोर दिया। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा जो मेज़र लिया इस बात को प्रूव करने के लिए वो था 3 फार्म लॉज को इनेक्ट करना, और जिससे कि लिबरलाइज हो जाए एक्सेस टू एग्रीकल्चरल मार्केट। कोई भी व्यक्ति अब एग्रीकल्चरल मार्केट में जाके पर्टिकुलरली अपनी जो क्रॉप है वो ऑल ओवर इंडिया में जो कहीं भी सेल कर सकता है। और जो एग्जिस्टिंग वेरियर्स थे कि एक पर्टिकुलर अगर कोई एरिया है उस एरिया की मंडी में ही एक फार्मर अपना जो प्रोड्यूस है वो सेल आउट कर सकता है, अब वो एक तरह से लिबरलाइज हो गया। फार्मर हर जगह पे अपनी जो फसल है उसको बेच सकता है। दूसरा, जो स्टोरेज के वेरियर्स थे सो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो पर्टिकुलरली मेंशन था कि इससे ज़्यादा एक पर्टिकुलर जो है क्रॉप्स इतने जो है क्वांटिटी इससे ज़्यादा जो है स्टोर नहीं किया जा सकता, तो वो भी इसको भी हटा दिया। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, जो कुछ जो कॉरपोरेट्स हैं और जो कुछ किसान हैं उनकी डिमांड थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसको भी गवर्नमेंट ने पूरा किया। तो ये जो प्रोसेस है वो इतनी हरीडली सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है जिसमें कि जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, अपोजिशन है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन जो है वो नहीं किया और गवर्नमेंट ने बहुत ही अचानक से ये जो लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट किया गया। बट गवर्नमेंट ये जो लॉ है जो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने किए हैं उसको गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ वन नेशन वन मार्केट। अब पर्टिकुलरली यहाँ पे बात की जा रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
उसका कहना है कि वन नेशन वन मार्केट कॉल के ऊपर, क्योंकि अभी जो किसान था वो अपने जो तालुका है, अपनी तहसील है, उसके भी दूसरी मंडी में अपनी जो फसल है वो नहीं बेच सकता था, लेकिन अब जो ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुए हैं, बिकॉज ऑफ दीज एक्ट जो फार्मर है वो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा वहाँ पे वो अपना जो क्रॉप है उसको सेल आउट कर सकता है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग बढ़ाने का एक तरह से सोच रही है, तो बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने ये जो पर्टिकुलर प्रोविज़न है उसको इनेक्ट किया। अब दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा ही रिस्पांस मिला, और दूसरी तरफ जो कुछ अपोजिशन स्टेट्स हैं उन्होंने अपना जो फार्म लॉज हैं उनको इनेक्ट कर लिया, क्योंकि वो जो कुछ प्रोविज़न हैं उन प्रोविज़न से वो संतुष्ट नहीं थे। जैसे कि पंजाब है, पंजाब ने ऑल ओवर पंजाब को जो है वो मंडी जो है वो बना दिया, जिससे कि कहीं पे भी कोई भी फसल जो है वो सेल आउट होगी तो पंजाब गवर्नमेंट को उससे जो मंडी टैक्स है वो मिलता रहेगा। अब दूसरी तरफ यहाँ पे जो भी चैलेंजेस हैं उनको अगर साइड में रख भी दिया जाए तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ की ज़रूरत है जहाँ पे बहुत सारी अनियमितताएं हैं, जो कि मिडल मैन है वो और भी ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को जो मिडलमैन है वो और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है जो एक्ट, ये बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा है उस चीज़ का। अगर गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन लेके आई है तो एक बहुत ही छोटा सा रिस्पॉन्स है। तो कुछ प्रधानमंत्री योजनाएं हैं या कुछ जो फार्मर्स की कंसर्न को गवर्नमेंट ने सुना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनको अपनी फसल का जो पूरा प्राइस है वो मंडी में भी नहीं मिल पाता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स हैं स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को लेके, इसमें पर्टिकुलरली स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे, बिकॉज जो स्टेट्स हैं वो पर्टिकुलरली जो फार्मर्स हैं या फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको उनको कंसीडर करती हैं। तो स्टेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलरली कंसल्ट नहीं किया। और दूसरी तरफ इधर बात की जा रही है कि जो बिग स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, यहाँ जो ये रीजन है वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ही जो फसल है वो उगाते हैं, और उनको ये अश्योरेंस की ज़रूरत होती है कि उनकी जो क्रॉप है वो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे परचेस कर लेगी, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और जो क्रॉप है वो आगे ग्रो करेंगे। अब यहाँ पे बात की जा रही जो रिच फार्मर्स हैं जिनके पास लार्ज होल्डिंग्स है और बहुत ज़्यादा ही प्रोड्यूस करते हैं, वो रिच फार्मर्स हैं, वो तो पर्टिकुलरली मेनली वो आगे आके इन जो फार्म लॉज हैं उनका विरोध कर रहे हैं, बिकॉज मेनली कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जिनसे बहुत ही कम जो है वो गवर्नमेंट परचेस करती है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है, बाकी तो प्राइवेट ट्रेडर्स ही उनको प्रोक्योर करते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसा कर देती है तो जो पंजाब और हरियाणा है उस वाले रीजन्स के जो बिग फार्मर्स हैं जो अभी पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ही मशीनरी का यूज़ करके बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं और वो क्रॉप पर्टिकुलरली मार्केट में सेल आउट करते हैं, तो जब ऑल ओवर इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं वो परचेस कर सकते हैं क्रॉप, तो वो अदर स्टेट्स से भी जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, जिससे कि उनका जो केस है वो कम होता जाएगा। तो उनको अब दूसरी तरफ जो फार्मिंग डिस्ट्रेस है उसकी बात है कि जो फार्मिंग डिस्ट्रेस है वो जितना परेशानी एक लार्ज होल्डिंग वाले फार्मर को है उतनी ही परेशानी एक स्मॉल होल्डिंग वाले जो है वो फार्मर्स को भी है। और दूसरी तरफ बात की जाए जो बिग फार्मर है वो तो उसने एक अपना एग्री बिजनेस जो है वो इंक्रीज़ कर लिया, और दूसरी तरफ कोई एग्रीकल्चर से आने वाली इनकम से दूसरी चीज़ों को आगे बढ़ा लिया और दूसरी तरफ वो आगे बढ़ चुका है। लेकिन अगर मार्जिनल फार्मर की बात की जाए तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है उसकी कास्ट, कि वो मार्जिनल फार्मर इस कास्ट से आता है और उसके बेसिस पे उसको एक आवाज़ मिलती है कि वो अपनी बात रख सकता है। लेकिन जो बिग फार्मर्स हैं वो ऑलरेडी उनके पास बहुत
सारे रिसोर्सेज हैं जिसका यूज़ करके वो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो ये आर्टिकल है इससे बात की गई है जो यूपी गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर जो अभी जो लॉ अगेंस्ट लव जिहाद इम्प्लीमेंट किया है, जो कि एक ऑर्डिनेंस के बेसिस पे लॉन्च किया है, बिकॉज जो वहाँ का जो असेंबली है वो उस समय सेशन में नहीं थी। जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको एक्सेसिव पावर जो है वो प्रोवाइड कर दी है कि जो भी इंटरफेथ मैरिज है, होने वाली जो भी इंटरफेथ मैरिज है, मतलब कोई हिंदू जो गर्ल है और मुस्लिम मैन है उसके बीच में जो पर्टिकुलर मैरिज होने वाली है, तो उसके ऊपर यूपी गवर्नमेंट ने ये बैरियर लॉन्च कर दिया है कि अकेले मैरिज के लिए कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ अगर कन्वर्जन हो रहा है तो उसके लिए 2 मंथ पहले जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उसकी परमिशन लेनी होगी। अब अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सही लगता है कि ये जो धर्म परिवर्तन है वो मैरिज के लिए नहीं हो रहा है, तब वो परमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इंडिविजुअल के, उनका एक तरह से हनन हो रहा है, तो उसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। अब यूपी गवर्नमेंट को ये आखिर लॉ को बनाने का आखिर राइट्स कहाँ से मिलता है, ये बात की जा रही है। जो हाई कोर्ट का एक डिसीज़न था उसमें पर्टिकुलरली जो हाई कोर्ट के जज हैं महेश चंद्र त्रिपाठी, उन्होंने एक केस है जो कि प्रियदर्शनी समरेन वर्सेस अदर्स वर्सेस स्टेट्स ऑफ यूपी एंड अनदर 2020, इस केस में उन्होंने ये प्रोटेक्ट जो एक पर्टिकुलर मुस्लिम गर्ल थी वो हिंदुज़्म में कन्वर्ट होने के बाद उसने डिमांड की थी कि उसको जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाए। तो जो कोर्ट है उसने ऑब्ज़र्व किया था कि एक पर्टिकुलरली आप अगर धर्म परिवर्तन सिर्फ मैरिज के लिए कर रहे हैं तो एक तरह से अनएक्सेप्टेबल है। तो ये जो ऑब्ज़र्वेशन है इसको जो 2 जज की बेंच थी उसने जो है वो चेंज कर दिया था, लेकिन यूपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसी को बेसिस लेते हुए अपना जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना जो केस है उसमें ये ऑब्ज़र्व किया था कि कोई भी जो इंडिविजुअल है, ना कोई फैमिली है ना ही स्टेट है, वो ऑब्जेक्शन ले सकता है कोई इंडिविजुअल के ऊपर अगर वो 2 इंडिविजुअल आपस में साथ में रहने के लिए तैयार हैं, और ये जो है वो वायलेट करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड एवरी पर्सन अंडर आर्टिकल 21। हर एक पर्सन को जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिला हुआ है आर्टिकल 21 से, इस चीज़ को ये वायलेट करता है। दूसरा जो हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस हैं जैसे वी.आर. अम्बेडकर हैं, उन्होंने भी अपनी जो बुक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट उसमें बात की है कि अकेले पर्टिकुलर जो कास्ट है, इंटर कास्ट मैरिज अकेली नहीं होनी चाहिए, उससे जो कास्टिज़म है वो ख़त्म नहीं होगा, उल्टा जो है वो इंटरफेथ मैरिज होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो पेरियार हैं ई.बी. रामास्वामी आयंगर, उन्होंने भी ये बात की है कि कोई भी थर्ड पर्सन जो है उसके पास कोई भी राइट नहीं है किसी चीज़ को रोकने के लिए या डिसाइड करने के लिए कि दो जो इंडिविजुअल्स हैं वो किससे मैरिज कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है इसमें बात की जा रही है कि सिर्फ 5% जो मैरिजेज़ हैं इंडिया में वो इंटर कास्ट होती हैं और लेस देन 3% जो हैं वो इंटरफेथ होती हैं, लेकिन फिर भी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ही अटेंशन इस बात को दी जा रही है। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स हो सकता है कि सिर्फ 5% जो है वो इंटर कास्ट और 3% जो है वो इंटरफेथ मैरिजेज़ होती हैं। और दूसरा ये जो एक्ट है इसके कुछ प्रोविज़न हैं जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको वायलेट करता है, जैसे कि आर्टिकल 21 में जो कि राइट टू मैरी ऑफ पर्सन वंस चॉइस। तो अब यहाँ पे स्टेट अगर इंटरवेंशन कर रहा है तो एक तरह से इस आर्टिकल 21 का वायलेशन यहाँ पे हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।